वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपके बसंत भाग 2 के चैप्टर 16 भोर और बरखा, जिसका नाम है भोर और बरखा, जो कि मीराबाई जी द्वारा लिखी गई एक कविता है। बहुत ही खूबसूरत कविता है यह। तो इसके आज हम अनुमान और कल्पना, भाषा की बात, इसकी एक्सरसाइज करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियोस में आप चैप्टर का भावार्थ समझ चुके हैं और कविता से आगे ये आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अनुमान और कल्पना, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिसमें आप कल्पना करके आपको लिखना है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, या ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में है, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है। जब सुबह सुबह आप जगते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है। तो ये हर एक बच्चे का क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि सुबह जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने हो। कोई ये कह सकता है कि सुबह जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे, या मोर की या कोयल की ध्वनि सुनाई दे। किसी के लिए हो सकता है कि सुबह जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मैं जल्दी से वॉकिंग या सैर करने के लिए या पार्क में खेलने के लिए जाऊं। तो इस तरीके से आपको जो अच्छा लगता है आप लिखेंगे कि सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है। परंतु सुबह जगते समय जब हम जल्दी ही उठते हैं और भोर के समय में सुबह का आनंद लेते हैं, उगता हुआ सूरज, चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी ठंडी हवा, तो ये हमारे मन को एकदम से तरोताज़ा कर देती है। और अगर आप सुबह उठते ही माना कि खाली कार्टून और किसी की भी वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, तो आपके दिमाग में क्या होगा, पूरे दिन वही चीज़ें चलेंगी। जबकि अगर आप सुबह में अपने मूड को फ्रेश कर लेंगे तो आप दिन भर काम करने के लिए अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे। आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, अगर आपको उनको जगाना पड़ता है सुबह तो आप उन्हें कैसे जगाते हो। तो इसमें क्या लिखा है आंसर में कि यदि हमें छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो प्यार से उनके सिर और बालों को सहलाते हुए जगाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप अपने छोटे भाई बहन को कैसे जगाते हैं। अब आप बताइए, क्या आप लड़ते हुए जगाते हैं अपने छोटे भाई बहन को, या उसे छेड़ते हुए जगाते हैं कि कभी आपने उसके बालों पे हाथ फेरा, कभी आपने उसके कान में कुछ कहा, या उसको परेशान करते हुए जगाते हैं। तो इसका आंसर भी आपको अपने हिसाब से ही लिखना है कि जगाना पड़े तो आप किस तरीके से जगाएंगे। परंतु लड़ते हुए नहीं जगाना चाहिए, कैसे, उसे प्यार से जगाना चाहिए। प्यार से उसके मन की कोई अच्छी सी बात करेंगे कि चलो उठ जाओ जल्दी से, आज हम ये वाला गेम खेलेंगे आपके साथ, या आज हम यहाँ घूमने जाएंगे, या आज मम्मी ने आपके लिए अच्छा अच्छा ये बनाया है। तो वो भी सुबह मुस्कुराते हुए उठेगा आपका भाई बहन। और अगर आप उसे छेड़ते हुए, परेशान करके, लड़के जगाएंगे, चीख के जगाएंगे, तो वो क्या होगा, जब उठेगा तो उसको भी आप पर गुस्सा आएगी और सुबह ही सुबह लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिससे आपका भी मूड खराब होगा और आपके घर वालों का भी मूड खराब होगा। तो इसलिए क्या कोशिश करनी है कि उसे प्यार से जगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है। यहाँ गलत लिख गया है, ये होगा खेलना। तो वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है। वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये आप बताएंगे कि आपको कैसा लगता है, कि वर्षा में भीगना और खेलना आपको अच्छा लगता है, या आपको सर्दी लगती है वर्षा में भीगने से, या आपको डर लगता है कि मम्मी पापा डांटेंगे कि आप क्यों भीगे हो, या आपको ये डर लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा वर्षा में भीगने से, या मैं गंदा हो जाऊंगा, गंदा गंदा पानी है। जैसा आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है, अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। मीराबाई जी ने अपने अकॉर्डिंग सुबह का चित्र खींचा है कि सुबह कैसी हो रही है, बादल हैं तो कैसा हो रहा है, या ब्रज की जो सुबह है उसमें ग्वालिनें दही बिलो रही हैं, और जो ग्वाल बाल हैं वो सब हाथ में रोटी और माखन लेके क्या कर रहे हैं,
कन्हैया जी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं अपने गायों को चराने के लिए। और जो बड़े लोग हैं और देव और मनुष्य हैं वो कन्हैया जी के उठने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ब्रज की सुबह का उन्होंने वर्णन किया था। आपको लिखना है जैसे गांव गली या मोहल्ले में किस तरह की सुबह होती है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, नदी या समुद्र के किनारे पर या पहाड़ों पर किस तरीके की सुबह होती है। तो जैसे गांव गली मोहल्लों में कैसी सुबह होती है, गांव में लोगों की सुबह सुबह चहल पहल शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे से राम राम, नमस्ते काका ये कहते हुए मिलते हैं। गांव में गायें रम्भाने लगती हैं। गायें होती हैं वो सुबह सुबह रम्भाने क्या मतलब जो उनकी आवाज़ होती है वो निकालने लगती हैं। पक्षी होते हैं वो चहचहाने लगते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर जाने लगते हैं तो कोई सैर पर जाते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। किसान हल लेकर क्या करते हैं, खेतों की ओर चल देते हैं किसान हल लेकर। तो गांव गली की सुबह कैसी होती है, गली मोहल्लों की ऐसी। सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल लेते। छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलने को निकल जाते हैं गाँव में और किसान खेतों पर चल देते हैं। इसी तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म की सुबह कैसी होती है। अगर आप सुबह सुबह रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो सुबह सुबह गाड़ी पकड़ने रेल का इंतज़ार करते दिखाई देते हैं। सुबह सुबह जिन लोगों की गाड़ी होती है उस समय ट्रेन का टाइम होता है वो सुबह सुबह जल्दी से गाड़ी पकड़ने का और रेल का इंतज़ार करते हुए दिखाई देंगे। रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का आवागमन होने लगता है। सुबह सुबह के टाइम में अधिक ट्रेन्स होती हैं तो वो उनका आवागमन होने लगता है। सवारियाँ उतरती चढ़ती रहती हैं। कुछ सवारियाँ उतर रही हैं ट्रेन से, कुछ चढ़ रही हैं। सुबह सुबह आकर जितने भी हॉकर्स होते हैं या स्टॉल वाले होते हैं वो अपनी दुकान लगाते हुए दिखाई देंगे। प्लेटफॉर्म पर सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो झाड़ू लगाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर झाड़ू भी गलत लिखा हुआ है, झाड़ू में ऊ की मात्रा आएगी। तो प्लेटफॉर्म पर सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो झाड़ू लगाते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके से सुबह सुबह वहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। अब अगर हम नदी या समुद्र के किनारे जाएं तो वहाँ की सुबह कैसी लगेगी। वहाँ का सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। नदी या समुद्र के किनारे का सुबह का वातावरण कैसा लगता है, एकदम शांत, ठंडी ठंडी हवा आएगी। जल धीमी गति से प्रवाहित होता रहता है। जल क्या होता है, धीमी धीमी गति से प्रवाहित हो रहा है। परंतु जब उसमें बहुत से लोग नहाने लगते हैं नदी में तो क्या होता है, उसका जल कुछ अलग तरह का दिखाई देता है। उसमें प्रवाहित होता हुआ नहीं बल्कि क्योंकि लोग उसमें डुबकी लगा रहे होते हैं तो रुकता हुआ जल दिखाई देगा। इसके अलावा नदी में या समुद्र में जब सुबह सुबह आप देखेंगे तो चूँकि सूरज निकलता है उस वक्त तो सूरज की किरणें जब नदी या समुद्र में पड़ती हैं तो वो एक सुनहरा सा वातावरण देती है। एकदम नदी या समुद्र का रंग भी कैसा दिखाई देने लगता है, सुनहरा, एकदम चमकीला, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। कुछ लोग नदी या समुद्र के किनारे सैर करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी एक नदी और समुद्र के किनारे का वातावरण सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। पहाड़ों पर किस तरीके का होता है, पहाड़ों पर प्रातः लुभावनी लगती है। पहाड़ों पर सुबह बहुत ही लुभावनी यानी खूबसूरत लगती है, मन को भाने वाली लगती है। उगते हुए सूरज की किरणें अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित करती हैं। सुबह सुबह जब उगता हुआ सूरज होता है तो वो भी पहाड़ों पर भी बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाता है। जिन पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई होती है तो उन बर्फ़ पर जब सूरज की छटा पड़ती है सुनहरी सुनहरी तो वो देखने में भी बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है पहाड़ों पर ही। जब जैसे जैसे सूरज की तेज़ी होती जाती है तो धूप बहुत तेज़ लगती है, गर्मी भी बहुत तेज़ लगने लगती है। परंतु जब एकदम सुबह का मौसम होता है उस समय में चूँकि सूरज उग रहा होता है, उसकी गर्मी तेज़ नहीं होती है तो उस समय में कैसा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। सुनहरी सुनहरी किरणें पहाड़ों पर पड़कर उस मौसम को और भी खूबसूरत बना देती हैं। और वहाँ पर मंद मंद हवाएं भी चल रही होती हैं धीमी धीमी। तो ये आपको पता लगा। जब आप इन सभी जगह पर जाएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ की सुबह कैसी होती है। ये सभी अनुमान और कल्पना के क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी कल्पना के आधार पर लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट है भाषा की बात। भाषा की बात में पहला क्वेश्चन क्या है, कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है।
कृष्ण को क्या कहा गया है? गौवन के रखवारे यानी गायों के रखवाली करने वाले, जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें, यानी कि गौवन के रखवाले को क्या कहा जाता है, उसका एक शब्द। तो उसके लिए क्या कहा जाता है? गोपाला भी कहा जाता है, गोपालक भी कहा जाता है, ग्वाल भी कहा जाता है। ये सब शब्द किसके लिए होते हैं? गौओं के रखवाले के लिए। ग्वाल, गोपाला, गोपालक कुछ भी कहा जा सकता है, जो कि गायों को चराने जाते हैं, उनका दूध निकालते हैं, उनकी गायों की रखवाली करते हैं इत्यादि। नेक्स्ट है, नीचे 2 पंक्तियाँ दी गई हैं। इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। यानी कि आपकी बुक में जो ये 2 लाइन दी हैं, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, तो इसके नीचे अंडरलाइन है नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे और घर घर खुले किवाड़े, इसके नीचे भी अंडरलाइन। अब इसमें नन्ही नन्ही शब्द 2 बार आया है और दूसरी पंक्ति में घर घर शब्द 2 बार आया है। इसी को ही क्या कहते हैं? पुनरुक्ति। पुनरुक्ति मतलब पुनः उक्ति, एक ही शब्द की दोबारा से पुनः उक्ति, दोबारा। तो 2 बार लिखे गए हैं। तो नन्ही नन्ही, पहली पंक्ति में जो नन्ही नन्ही शब्द है, रेखांकित शब्द, ये क्या है? विशेषण है। यह किसकी विशेषता बता रहे हैं? बूंदों की। बूंदें कैसी हैं? नन्ही नन्ही। यानी कि ये दोनों शब्द क्या है? नन्ही नन्ही शब्द विशेषण हैं, जो कि बूंदों की विशेषता बता रहे हैं। इसी तरीके से घर घर खुले किवाड़े। अब घर घर जो शब्द है दूसरी पंक्ति में, ये क्या है? संज्ञा है। दूसरी पंक्ति का जो शब्द है घर घर, ये है घर क्या होता है? संज्ञा होता है ना। घर क्या हुआ? एक प्लेस है, जगह है, तो वो क्या है? संज्ञा है। इसी प्रकार के 2 उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरुक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। तो आपको ये देखना है कि विशेषण और संज्ञा की जब पुनरुक्ति होती है, यानी कि जब एक से अधिक बार उन्हें लिखा जाता है, तो उनके अर्थ में क्या अंतर होता है। ऐसे आपको उदाहरण ढूंढकर लिखने हैं। जैसे कि है मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। अब मीठी मीठी बातें में मीठी मीठी क्या है? विशेषण है। ये बातों की बता रहे हैं कि बातें कैसी हैं? मीठी मीठी हैं। फूल फूल महके, यानी कि फूल क्या है? संज्ञा है। एक वस्तु हो गई फूल, तो फूल क्या है? संज्ञा। इसी तरीके से विशेषण की पुनरुक्ति के 5 शब्द आपको लिखने और उनके वाक्य प्रयोग करने हैं, और संज्ञा पुनरुक्ति के भी 5 शब्द लिखकर उनके वाक्य प्रयोग करिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ। जरूरी नहीं है आप ये लिखें, कोई से भी शब्द विशेषण के अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे गरम गरम। गरम गरम यानी माँ ने गरम गरम पकौड़े बनाए। गरम गरम क्या है? विशेषता हो गई किसकी? यहाँ पर विशेषता आ रही है पकौड़ों की। अब गरम गरम से कुछ भी बन सकता है। मैं गरम गरम पानी से नहाया, आज मौसम गरम गरम है। तो ये गरम गरम शब्द क्या है? विशेषण है। तरह तरह, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं, ये भी विशेषण है कि तरह तरह के यानी कई प्रकार के फूल खिले हैं। सुंदर सुंदर, रमा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव कर लिया। अब यहाँ से इससे क्या पता चल रहा है? यानी कि उसने कई साड़ी ली हैं और सभी कैसी हैं? सुंदर हैं। तो रमा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव कर लिया। मैं सुंदर सुंदर जगह पर घूमने गया, यानी कि मैं एक जगह पर नहीं। अगर मैंने कहा मैं सुंदर जगह पर घूमने गया, इसका मतलब एक जगह पर। और जब मैं कह रहा हूँ कि मैं सुंदर सुंदर जगह पर घूमने गया, यानी कि कई जगह घूमने गया जो सभी सुंदर थी। मीठे मीठे, शबरी ने मीठे मीठे बेर राम को खिलाए। शबरी जो थी उन्होंने बेर को चुन चुन कर मीठे मीठे बेर खिलाए थे। तो यहाँ पर मीठे मीठे से मतलब सारे बेर ही मीठे थे। मीठे बेर खिलाए, मीठे मीठे बेर खिलाए, मतलब जो मीठे मीठे थे वो खिलाए और जो खट्टे थे वो नहीं खिलाए। तो यहाँ पर मीठे मीठे से शब्द पर जोर देने से क्या हो गया कि यह पता चल रहा है कि सारे मीठे मीठे बेर ही खिलाए। मैं मीठे मीठे आम खाता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ मीठे आम ही खाता हूँ, खट्टे आम नहीं खाता। इसके अलावा और भी कुछ भी आप वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। संज्ञा पुनरुक्ति, यानी कि संज्ञा की अब पुनरुक्ति होगी, संज्ञा शब्द होंगे। गली गली, गली गली क्या है? संज्ञा शब्द है। गली किसी कोई जगह हो गई ना, तो ये क्या है? संज्ञा है। नेताओं ने गली गली में प्रचार शुरू कर दिया।
गली गली में यानी प्रत्येक गली में प्रचार शुरू कर दिया। गांव-गांव, सरकार ने गांव-गांव में कुएं खुदवाने का प्रस्ताव जारी किया। तो सरकार ने गांव-गांव में कुएं खुदवाने का मतलब कि बहुत सारे गांव में कुएं खुदवाने का प्रयास शुरू किया। बच्चा बच्चा, मोहल्ले का बच्चा बच्चा यह बात जान गया कि मंदिर में चोरी पुजारी ने की है। अब यहाँ पर हमने जब शब्द की पुनरुक्ति कर दी कि बच्चा बच्चा, तो इसका मतलब यह पता चला कि मोहल्ले का बच्चा बच्चा यानी प्रत्येक बच्चा, मोहल्ले का हर एक बच्चा यह जान गया कि मंदिर में चोरी पुजारी ने की। अगर हम एक बार बच्चा लिखते हैं कि मोहल्ले का बच्चा यह जान गया कि मंदिर में चोरी पुजारी ने की है, तो इसका मतलब पता चल रहा है कि किसी एक बच्चे को ही पता है कि मंदिर में चोरी पुजारी ने की है। परंतु जब हमने बच्चा बच्चा पुनरुक्ति कर दी तो इसका मतलब क्या अर्थ में बदलाव आ गया कि प्रत्येक बच्चा यह जान गया कि मंदिर में चोरी पुजारी ने की है। वन वन, अब राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय वन वन भटकते रहे। राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय में वन वन यानी कि बहुत सारे वन, एक वन में नहीं रहे, बहुत सारे वनों में भटकते रहे। और यहीं पर अगर हम ये कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय वन में भटकते रहे, तो इससे पता चल रहा है कि किसी एक वन में ही वह भटकते रहे। पर वन वन लिखने से, इसके शब्द की पुनरुक्ति होने से इसका अर्थ बदल गया। वन वन घूमते रहे यानी कि बहुत सारे वनों में भटकते रहे। नेक्स्ट, अब ये सारे आपको विशेषण और संज्ञा के लिए आपको अपने आप ही शब्द चुनकर और उनके वाक्य प्रयोग करेंगे। ओके, कुछ कहने को नहीं, यहाँ पर आएगा कुछ करने को। कुछ करने को, जैसे कि कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है पता कीजिए और कक्षा में बताइए। कृष्ण जी को ये बहुत सारे नाम हैं, कहीं इनको गोपाला, ग्वाल भी कहा जाता है, गिरधर भी कहा जाता है, गोवर्धनधारी भी कहा जाता है, और भी अनेक नाम हैं कृष्ण जी के, मोहन भी कहते हैं। हाँ, तो गिरधर क्यों कहते हैं यह आप अपने घर में मम्मी पापा से भी अपने इनकी स्टोरी सुनिएगा कि कृष्ण जी की। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि कृष्ण को गिरधर कहा गया है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, अर्थात गिरी को धारण करने वाला। गिरी यानी पर्वत, और पर्वत को धारण करने वाला कौन हो गया, गिरधर। गिर क्या हो गया, पर्वत, धर धारण करने वाला। तो गिरी पर्वत, कौन सा पर्वत इन्होंने उठाया था अपनी उंगली पर, गोवर्धन पर्वत उठाया था। जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और इंद्र देवता का प्रकोप हो रहा था, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को क्या किया था, अपनी उंगली पर उठा लिया था। और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए थे जबकि बाढ़ आ रही थी। ऐसे समय में सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठे हो गए थे। तो कृष्ण को गिरधर क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। तो ये सभी वर्क कॉपी पर करिएगा और ध्यान से करिएगा। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।